ये महज संयोग ही है कि आज श्रीलंका जल रहा है और अयोध्या सजाई जा रही है। इतिहास किसी न किसी रूप में अपने आप को दोहराता जरूर है। आज से पहले भी त्रेता युग में श्री राम ने अत्याचारी रावण के पूरे परिवार का विनाश किया था और उस समय भी अयोध्या सजाई जा रही थी। आज भी पूरा राजपक्षे परिवार, जिसने श्रीलंका को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर रखा था और चीन के साथ मिलकर हमेशा भारत को घेरने और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। और कमोवेश आप विश्वास रखिए, यही हालत पाकिस्तान की भी होने वाली है। और इन लोग ने क्या किया था कि जितने भी महत्वपूर्ण पद थे सब पर इन्हीं का कब्जा था। लेकिन वर्तमान में स्थितियां पूरी तरह से पलट गई। अब आप इनको खुद भी देखिए, जब ये चीन के नेताओं से मिलते थे तो कितनी प्रसन्नता से, कितने व्यवहारिक रूप से मिलते थे, लगता था इनको चीन ही इनका सब कुछ है। और जब भारत से मिलते थे तो इनको ऐसा लगता था सांप सूंघ गया है। लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री महिंदा समेत वित्त मंत्री वासिल, इन्होंने सबने इस्तीफा दे दिया है। और गोटाबाया तो डर के मारे देश छोड़कर ही भाग गए हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे गोटाबाया, वो देश छोड़कर ही भाग चुके हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रदर्शनकारी लगभग हर महत्वपूर्ण इमारतों पर कब्जा कर चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो या प्रसारण केंद्र हो, हर जगह इनका कब्जा हो चुका है। विदेशी मुद्रा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। परिवहन व्यवस्था, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद हो गए हैं। जहाँ देखिए वहीं खाद्यान्न की कमी है, दवाओं की कमी है, ईंधन की कमी है, हर जगह लाइनें ही लाइनें लगी हैं। श्रीलंका की हालत इस समय बहुत बुरी है। आखिर इतनी बुरी दुर्दशा हुई कैसे श्रीलंका की? इसके बारे में जब हम खोजने की कोशिश करते हैं तो हम इसका वास्तविक कारण क्या पाते हैं कि वास्तव में श्रीलंका की इकोनॉमी चाय और पर्यटन पर आधारित है। जब 1909 का गृहयुद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि श्रीलंका को ऐसा लगने लगा, श्रीलंका जिसके नेतृत्व में महिंदा राजपक्षे को ऐसा लगने लगा कि भारत तमिलों का सपोर्ट करता है। और यही आरोप लगाकर उन्होंने क्या किया, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। और भारत को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि वो खुद छोटा देश था, भारत को इतनी आसानी से नीचा नहीं दिखा सकता था, तो उसने क्या किया, चीन के साथ समझौता कर लिया। और चीन ऐसा है, ऐसी मकड़ी है कि जिसको भी अपने जाल में पकड़ ले तो धीमे धीमे करके क्या करता है, उसका सब कुछ चूस लेता है। आज उसने श्रीलंका के साथ यही किया कि सारे संसाधनों पर उसका कब्जा हो गया। सब कुछ उसने अपने मकर जाल में श्रीलंका को फंसा लिया और तरह तरह की लालचें देकर, तरह तरह के सुहाने सपने दिखाकर उसने क्या किया, उसके लगभग हर महत्वपूर्ण जगहों पर खुद का कब्जा कर लिया। यानी आप देखिए कि मतलब ये उसने किया कि अपने BRI प्रोजेक्ट में श्रीलंका को शामिल किया। और ये जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसमें उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया और ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहाँ से इनकम का साधन बहुत धीमे धीमे होगा या बहुत बाद में होगा। इससे हालत ऐसी रही कि श्रीलंका पर कर्ज तो बढ़ता चला गया, लेकिन आमदनी का साधन क्या हुआ, एक तरह से समाप्त होता चला गया। और हालत तो ये हुई कि हब्बन टोटा उसका जो बंदरगाह है, उसको क्या किया, चीन ने 99 साल के लीज पर ले लिया। वहाँ से जो आमदनी हो रही है वो तो चीन के खाते में जा रही है, लेकिन हाँ उसको बनाने में जो इतने मुद्राएं लगी, जितना लोन लगा, उस पर जो ब्याज हो रहा है उसको श्रीलंका भुगतान कर रहा है। तो आप देखिए कि चीन कैसे अपने मकर जाल में दूसरे देशों को फंसाता है। और बिल्कुल वैसे उसी तरह से वो नेपाल को भी फंसाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को भी फंसाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे कई देशों को अपने मकर जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि जब 2009 में तमिल युद्ध हुआ, उस गृहयुद्ध में विजय होकर उभरे, तो उसके बाद उन्होंने आयात तो बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन निर्यात पर इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जिससे क्या हुआ, आमदनी घटती रही, लेकिन जो विदेशी मुद्राएं रही वो जाती रही। और ख़ासकर जब आप ऐसे अत्याचारी बनेंगे तो उसमें क्या हुआ कि इसके विरोध में कई जगह बम विस्फोट हुए। तो उस विस्फोट के कारण क्या हुआ, विस्फोट भी हुए और कोरोना महामारी फैली। इसके कारण क्या हुआ कि उसका जो महत्वपूर्ण आय का साधन था पर्यटन, वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और बर्बाद होने के कारण क्या हुआ कि आमदनी कम हो गई, लेकिन आयात इनका बढ़ता ही गया, जिसके कारण क्या है, आज ये कंगाली के कगार पर आ चुका है और पूरी तरह से लगभग दिवालिया हो चुका है ये श्रीलंका। और अचानक ही ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने यही काम किया। अचानक इनको क्या लगा
कि मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। उन्होंने पूरे श्रीलंका को ऑर्गेनिक खेती करने पर मजबूर कर दिया। उसमें क्या किया कि चीन से माल आयात किया, ऑर्गेनिक खाद आयात किया, और चीन ने उनको क्या किया, खराब खाद ट्रांसफ़र दे दिया और उसका पूरा पैसा लेने की कोशिश की, उल्टा मुकदमे में फंसा दिया। यही इनकी जड़ थी, यही ऑर्गेनिक खाद के पास से ही श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरह से धीमे धीमे से हिलने लगी थी। और आज देखिए क्या हालत हो गई। लास्ट में क्या हुआ कि न माया मिली न राम, न वो ऑर्गेनिक खेती कर पाए और न ही रासायनिक खेती कर पा रहे हैं, और इस समय श्रीलंका बहुत बुरी हालत में है। आज देखिए कि किसी समय वो भारत का विरोधी हुआ करता था, और आज भारत के अलावा कोई भी देश श्रीलंका की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। कई बार लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से दवाएं सब सप्लाई किया, कई बार मुफ्त यानी सहायता के रूप में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की, खाद्यान्न सप्लाई किया भारत ने, ईंधन सप्लाई किया, दवाएं सप्लाई की। लेकिन भारत की बस में भी श्रीलंका का संकट इतना बड़ा है कि भारत की बस में भी नहीं है कोई श्रीलंका के संकट को आसानी से हल करवा सके। और ये भी बात है कि श्रीलंका संकट आया, ये भारत के लिए सीख लेने वाली बात भी है। क्योंकि श्रीलंका संकट में क्या हुआ था कि राष्ट्रपति बनने के लिए यानी उस पर कब्जा करने के लिए श्रीलंका को गोटाबाया ने तरह तरह के लुभावने नारे दिए कि जैसे उन्होंने कहा सारे टैक्स ख़त्म कर देंगे, हम जनता को ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे, यानी फर्जी वादे करना शुरू कर दिया उन्होंने। इससे क्या हुआ कि श्रीलंका की आमदनी तो घट गई क्योंकि उन्होंने टैक्स घटा दिया, और साथ साथ में खर्चे क्या हुए, दिन दूना रात चौगुना बढ़ते गए, और ऐसे खर्चे बढ़ते गए जिससे कोई आमदनी नहीं होती। और ये भी श्रीलंका की बर्बादी में बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, जैसे आजकल आप देख रहे हैं भारत में भी हो रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि जल्द ही भारत में भी ऐसा संकट आएगा, और आ भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे आज भारत की राजनीतिक स्थितियां हैं कि हर पार्टियां समय समय पर जहाँ देखिए रेवड़ियाँ बांटती रहती हैं। उनको ये नहीं लगता है कि ये पैसे आ कहाँ रहे हैं, पैसे की व्यवस्था उनको नहीं करना। रेवड़ियाँ बांटना कोई बुरा नहीं, लोगों की सहायता करना कोई बुरा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि सहायता के साथ साथ कम से कम आप इनकम का साधन तो जुटा लीजिए कि आखिर जो आप उनको दे रहे हैं मुफ्त या किसी को दे रहे हैं, अच्छी बात है, गरीबों की मदद हमेशा करनी चाहिए, लेकिन उस गरीबों की मदद के लिए आप साधन तो जुटाने की कोशिश करिए। उधार लेकर कभी घी नहीं पिया जाता है। आज कल भारत के राज्य यही कर रहे हैं, केंद्र से उधार ले रहे हैं और उसी के बल पर क्या कर रहे हैं, जगह जगह रेवड़ियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बिजली का बिल पूरा माफ़ कर दे रहा है, कोई फलाना कर रहा है, कोई ढकाना कर रहा है, पता नहीं क्या क्या काम ये लोग करते रहते हैं। और ये भी बात है कि विश्व का आज जो भारत है, विश्व के सबसे पाँचवीं बड़ी विदेशी मुद्रा भारत के पास है। लगभग 600 अरब डॉलर के आसपास की विदेशी मुद्रा है, इसलिए भारत के ऊपर संकट इतनी आसानी से नहीं आएगा। लेकिन आजकल के हमारे जो नेता हैं, इनके लिए कुछ भी संभव नहीं है। ये जब चाहेंगे तब ये संकट ला देंगे। अगर ये चाहें तो आज कुछ ही दिनों में भारत को दिवालिया घोषित कर दें। आज की जैसी राजनीति चल रही है, राज्य अपनी आमदनी के साधन तो बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, लोग लुभावन घोषणाएं करते जा रहे हैं। इसके लिए वो केंद्र से खूब कर्ज ले रहे हैं, और कर्ज लेना भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप इतना कर्ज ना लीजिए कि उसको वापस करने में भी आपको दिक्कत आए। और ख़ासकर ये कुछ राज्य तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ राज्य बुरा कर रहे हैं, तो आप जो राज्य अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप इनके पैसे को अपनी तरफ क्यों मोड़ना चाह रहे हैं अधिक कर्ज लेकर। और ये भी बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग लुभावन घोषणाएं अगर इनको मजबूरी में बंद करना पड़ा तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि केंद्र से मुझे पैसा नहीं मिला इसलिए घोषणाएं बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन कभी ये नहीं कहते हैं कि आखिर मैंने आमदनी के साधन क्यों नहीं इकट्ठा किए, क्यों नहीं राज्य में कुछ ऐसा किया जिससे राज्य की इनकम बढ़ जाए, यानी कुछ उद्योग धंधे क्यों नहीं लगाए हमने, या कुछ और विकास का काम कुछ नहीं किया, पर्यटन क्यों नहीं बढ़ाया। इन सब पर आजकल के राजनीतिज्ञों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। उनका ध्यान सिर्फ इतना रहता है कि किसी तरह उनका वोट बैंक मेंटेन रहे, और बाय द वे अगर कुछ फंस जाए तो एक दूसरे पर आरोप लगा सकें। और ये इसी कारण केंद्र को ब्लैकमेल भी करते हैं। और निश्चित मानिए, अगर भारत दिवालिया हुआ तो इन राज्यों का सबसे बड़ा योगदान रहेगा जो बिना इनकम के साधन इकट्ठा के इस तरह मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटते हैं। इसका मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ कि लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए, हर तरह से सहायता करनी चाहिए, लेकिन सहायता के साथ साथ
आप अपनी आय के साधन भी इकट्ठे करते रहिए, क्योंकि पैसे आसमान पर नहीं आते हैं। आपको पैसे तो कमाने, जैसे आप निश्चित सी बात है, घर चलाना है, घर में अगर आपके पास इनकम के साधन नहीं रहेंगे तो आप कैसे दूसरे लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो पहले इनकम के साधन भी इकट्ठा करिए, और जब निश्चित मानिए जब आप इनकम के साधन इकट्ठा कर लेंगे तो इन लोगों को, यानी जिसको आप मुफ्त रेवड़िया बांट रहे हैं, इनको रेवड़िया बांटने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इनको सशक्त बनाने की कोशिश करिए, आप बांटते रहिए, साथ साथ में इनको सशक्त बनाते भी रहिए, जिससे बाद में इनको मुफ्त की आदत न पड़ जाए। और जब भारत इन्हीं राज्यों की मदद करेगा तो निश्चित सी बात है, इन राज्यों को बचाने के लिए उसको अपना पूरा संसाधन झोंकना पड़ेगा, और जब पूरा संसाधन झोंकना पड़ेगा तो संसाधन कहीं दूसरी जगह से लाना ही पड़ेगा, और जब दूसरी जगह से लाना पड़ेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है, इससे डामाडोल हो सकती है, और ये चक्र में फंस सकता है, और जिससे दिवालिया हो भी सकता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि ऐसा काम ना करें। जो भी राज्य हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, क्योंकि ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश सबका है। निश्चित सी बात है, मानव सेवा बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन हाँ, मानव सेवा के लिए पैसा इकट्ठा करना भी उस राज्य का दायित्व है। पहले वो राज्य पैसा इकट्ठा करे, फिर उसके बाद उसके मानव की सेवा करे। उधार लेकर सेवा करने की कोशिश ना करे। कुछ एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि चीन और भारत को मिलकर शायद हो सकता है श्रीलंका की मदद कर, लेकिन जैसे वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही है, पैदा हुई है, मुझे नहीं लगता है कि भारत और चीन साथ मिलकर कभी भी श्रीलंका की मदद कर सकते हैं। श्रीलंका IMF से भी लोन लेने की कोशिश कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत, IMF, USA आदि साथ मिलकर श्रीलंका को इससे ज़रूर उभार लेंगे। लेकिन भारत को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे श्रीलंका फिर से चीन की गोद में जा बैठे। यानी भारत ऐसा कोई कदम ना उठाए, जैसे कभी कभी आप भी देखिए, हमेशा वहाँ र्यूमर उठता रहता है कि भारत की सेना वहाँ हस्तक्षेप करने वाली, ये करने वाला, वो करने वाला, क्योंकि वहाँ के जो नेता हैं, कई नेता श्रीलंका को भारत के प्रति भड़काते रहते हैं। तो भारत को भी इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कोई काम न करे जिससे क्या हो वहाँ कि जनता भड़क जाए और भारत विरोधी हो जाए, और श्रीलंका दोबारा फिर से चीन की गोद में चला जाए। आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।